Hello everyone, this is Bhumika and today we will do the remaining topics of carbohydrate. Okay, तो हमने लास्ट जो क्लास हमने कल ली थी उसमें कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हमने कार्बोहाइड्रेट का बेसिक डेफिनेशन जान लिया था, है ना। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हमने देखा था कि हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट जो हम बनाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसमें OH जो ग्रुप है वो हमेशा मोर देन 2 OH ग्रुप हमें मिलना चाहिए। साथ में आपका एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका मोस्ट अबंडेंट होता है बायोमोलिक्यूल में अर्थ में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपके 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स जो है ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है और मोनोसैकेराइड्स जो है ये सिंगल एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की यूनिट से बनता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल आपको यूनिट मिलता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। उस बेसिस में हम मोनोसैकेराइड को 2 फैमिली में डिवाइड करते हैं। एक होती है उसकी एल्डिहाइड फैमिली, एक होती है उसकी कीटोन फैमिली। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा था नंबर ऑफ कार्बन्स। तो मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में मिनिमम जो कार्बन नंबर होता है वो होता है 3 और 3 कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक आपके मोनोसैकेराइड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट कर लिया। मोनोसैकेराइड्स जो है ये हमने स्टार्ट किया था ना, तो उसके बाद फिर हमने अ, उसकी नेमिंग देखी थी, है ना, कि उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर के कैसा बनता है। अगर 3 कार्बन वाला है तो उसे हम ट्राइओजस कहते हैं, 4 कार्बन है तो टेट्रोजस कहते हैं, 5 कार्बन है तो पेंटोजस कहते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्सोजस कहते हैं। ये हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कायरल कार्बन, है ना। कायरल कार्बन हम कैसे निकालते थे। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट एटम्स डायरेक्टली अटैच होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, कायरल कार्बन के बाद हमने देखा था आपका, हाँ, कायरल कार्बन को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में हम कायरल कार्बन को कैलकुलेट करते हैं n-2। n मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल कार्बन। मान लो कोई आपके पास शुगर दी गई है जो है 4 कार्बन की, तो एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे 4-2, हमारे पास कायरल कार्बन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही हम जितने भी आपके कार्बन नंबर है, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 5 हो, उसे हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, कायरल कार्बन निकालने के बाद हमने देखा था कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, लाइक डी एंड एल, लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड्स। इसके एग्जांपल है डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एपिमर। एपिमर क्या होते हैं, एपिमर्स होते हैं, एपिमर्स के कुछ रूल्स थे, है ना, कि जो भी शुगर हम कंपेयर करते हैं वो शुगर कैसे होने चाहिए, वो शुगर होनी चाहिए आपके सेम फैमिली को बिलोंग करनी चाहिए, सेम कार्बन नंबर होना चाहिए। ठीक है, सेम आपका डी या एल फॉर्म होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए जितने भी कार्बन नंबर है उनमें से कोई एक कार्बन, जितने भी कायरल कार्बन है उनमें से कोई एक कायरल कार्बन में OH का डिफरेंस मिलना चाहिए, सिर्फ एक, ओनली सिंगल कायरल कार्बन में डिफरेंस होना चाहिए OH की पोजीशन का। ठीक है, उसे हम कह देते थे एपीमर्स। ओके, तो हमने उसके और क्या देखा था, और हमने जो उसके एल्डिहाइड और कीटोन्स है,
है ना। एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो भी थे आपके स्ट्रक्चर्स, जो एल्डो शुगर्स थे, कीटो शुगर्स थे, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए थे। हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डो शुगर में एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा आपको C1 पोजीशन पे मिलता है, और जो कीटोस ग्रुप में कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा आपको C2 फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक फॉर्म्स से। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म्स हमने कल देखा था लीनियर स्ट्रक्चर, है ना। हमने ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब का हमने लीनियर स्ट्रक्चर देखा था। आज हम देखेंगे कि लीनियर स्ट्रक्चर से वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लीनियर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको 3 कार्बन से ज्यादा वाले शुगर्स लेने हैं। जिसके पास भी 3 कार्बन से ज्यादा शुगर्स हैं वो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, लाइक एल्डिहाइड शुगर जो होते हैं, जो एल्डिहाइड शुगर्स होते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा आपको चाहिए 4 कार्बन। 4 कार्बन से ज्यादा आपको शुगर का मतलब 4 कार्बन से ज्यादा या फिर 4 कार्बन वाली शुगर चाहिए जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है कीटोन शुगर। कीटोन शुगर्स जो होते हैं इनके लिए आपको चाहिए 5 कार्बन वाली शुगर्स। ठीक है, तो क्यों चाहिए ऐसा, ये भी देखो। तो जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, यहाँ पर ये आपके प्रेजेंट है 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब इसका जो कार्बोनिल कार्बन होता है, और ये जो इसके पास OH जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी एक OH, मोस्टली ये लास्ट वाला जो OH है, ये जो लास्ट वाला जो OH है, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। ये जो लास्ट वाला OH है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर देता है साइक्लिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, बट कीटोन में अगर मैं बात करूं सिर्फ 4 कार्बन की या फिर 3 कार्बन की, 3 कार्बन तो बनेगा ही, 4 कार्बन की मैं बात करूं, कीटोन के स्ट्रक्चर में जो सेकेंड है, सेकेंड पोजीशन पे ही आपका कार्बोनिल कार्बन मिलता है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये मतलब ये जस्ट थर्ड जो कार्बन नंबर है इसका वो अटैक करेगा, तो ये बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए कीटोन के लिए हमें चाहिए मोर देन 5 कार्बन। ठीक है, मोर देन 5 कार्बन चाहिए कीटोन के लिए। तो मैंने क्या बताया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली बात ये याद रखना कि जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसमें तो मिनिमम कार्बन नंबर चाहिए आपको 3। ठीक है, 3 कार्बन नंबर में भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर बन सकता है। बट अगर हम बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको मोर देन 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, मोर देन 3 कार्बन जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जो प्रीडोमिनेटली आपके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो मोस्टली आपके पाए जाते हैं 5 कार्बन या 6 कार्बन। ठीक है, मेनली आपके 5 कार्बन और 6 कार्बन शुगर के आपके प्रीडोमिनेटली फॉर्म में आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे बनता है, कैसे होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म? कोई भी जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, जो आपका इंट्रामॉलिक्यूल मतलब जो सेम मॉलिक्यूल है जिसका ओन कार्बोनिल कार्बन है, उसी उसी मॉलिक्यूल का जो लास्ट OH है, लास्ट सिक्स्थ या फिफ्थ जो OH है वो आपका अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे और वहां पर वो बना देगा, क्या बना देगा, आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, सो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरे OH के साथ जो प्रेजेंट होता है उसके खुद के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना
साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आपको मिलते हैं वो 2 तरह के मिलते हैं। एक मिलता है 5 मेंबर रिंग वाला, है ना, जिसके पास सिर्फ 5 मेंबर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्यूरान रिंग। एक होता है 6 मेंबर रिंग वाला, ठीक है, उसे हम कह देते हैं पायरॉन रिंग। ठीक है, तो 2 टाइप के आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक होता है फ्यूरान रिंग और एक होता है आपका पायरन रिंग। फ्यूरान रिंग और पायरन रिंग, ठीक है। तो मैं अगर फ्यूरान रिंग की बात करूं, तो ये जो फ्यूरान रिंग है ये आपके मोस्टली आपको 5 मेंबर में ही फ्यूरान रिंग देखने को मिलता है और 6 मेंबर में पायरन रिंग देखने को मिलता है। और इसमें हमेशा इन 5 मेंबर 6 मेंबर में हमेशा एक मेंबर जो है वो होता है ऑक्सीजन। देखो यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इनमें से ये जो 5 मेंबर है 6 मेंबर है, इनमें से हमेशा एक मेंबर जो है ना, इनका एक मेंबर जो है वो हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फॉर्मेशन कैसे होगा फ्यूरान रिंग और पायरन रिंग का, ठीक है। तो ये आपके पास एक दिया है एल्डिहाइड शुगर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये है एल्डिहाइड शुगर, ये आपका कीटोन शुगर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड शुगर में। तो जो एल्डिहाइड शुगर है ना बच्चों, इसमें ये है आपका कार्बोनिल कार्बन। ये क्या प्रेजेंट है आपका, जो आपका जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो होता है आपका कार्बोनिल कार्बन। तो ये है आपका कार्बोनिल कार्बन। अब ये जो OH है, जो 5th कार्बन का OH है, ये अटैक करेगा आपका कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। ये जो लास्ट, ये जो 5th कार्बन का OH है वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे। अच्छा, CH2OH क्यों नहीं अटैक करेगा, क्यों ये नहीं अटैक करेगा? क्योंकि अगर हम इसको अटैक करवा देंगे तो ऐसे में तो आपका जो मेंबर हो जाएंगे वो 7 मेंबर हो जाएंगे और हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो 2 ही मेंबर की रिंग फॉर्म करता है, 5 मेंबर और 6 मेंबर। तो जो 6 जो एल्डोहेक्सोसिस होता है, एल्डोहेक्सोसिस मतलब जो 6 कार्बन वाले जो एल्डिहाइड होते हैं वो आपकी पायरनोस रिंग बनाते हैं, पायरॉन रिंग बनाते हैं। पायरॉन रिंग मतलब ये 6 मेंबर वाली रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो 5th जो पोजीशन पे जो OH है, 5th कार्बन पे जो OH है, ये अटैक करेगा आपके एल्डिहाइड ग्रुप को और ये इसका फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब ये जो 6 कार्बन है वो कहाँ आया, इसके बाहर निकल गया ना, ये बाहर आ गया ना 6th कार्बन। कैसे बना ये स्ट्रक्चर, देखो मैं इसमें बता रही हूँ। ये हमने अटैक कराया, ये स्ट्रक्चर कैसे बने, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 6 मेंबर रहेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पर फर्स्ट मेंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा सेकेंड, यहाँ आएगा थर्ड, यहाँ आएगा फोर्थ, यहाँ आएगा फिफ्थ और यहाँ पर आएगा एक और सिक्स्थ, ठीक। ये जो फर्स्ट है ये यहाँ आया, सेकेंड यहाँ आया, थर्ड यहाँ आया, फोर्थ यहाँ आया, फिफ्थ यहाँ आया और सिक्स, ये भी तो बचा ना सिक्स, तो इसे हम क्या करेंगे, फिफ्थ के ऊपर रखते हैं सिक्स। तो ये आपका क्या बन गया, पायरॉन रिंग बन गया, ठीक है। तो ये आपको मोस्टली आपको एल्डोहेक्सोसिस में देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे कीटोन की। कीटोन में आपका फ्रक्टोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फ्रक्टोज आपको मोस्टली किस फॉर्म में देखने को मिलता है, फ्यूरानोस, फ्यूरान के फॉर्म में, फ्यूरान रिंग के फॉर्म में देखने, मतलब 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में, इस फॉर्म में देखने को मिलता है, राइट। पर ये जो कीटोन है ना, ये जो मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आपका क्या बोलते हैं कीटोहेक्सोसिस है ना, ये आपको दोनों ही फॉर्म में मिल जाएगा, पायरॉन फॉर्म में भी मिल जाएगा और फ्यूरान फॉर्म में मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो मोस्टली जो आपका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है ना वो आपका होता है फ्यूरान रिंग वाला, ठीक है। वैसे तो वो दोनों स्ट्रक्चर बना लेगा बट जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है फ्यूरान रिंग वाला। इसलिए जो कीटोहेक्सोसिस है वो आपका मोस्टली फ्यूरान रिंग बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो रहा है, ये इसमें ना ये जो अब ये 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये 6 कार्बन वाला भी बना सकता है, 5 कार्बन वाला भी बना सकता है। तो देखो जब ये
फिफ्थ जो कार्बन है, इसका फिफ्थ कार्बन का जो OH है वो अटैक करेगा आपकी कार्बोनिल, इसमें जो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है, सेकेंड पोजीशन पे। तो फिफ्थ कार्बन का जो OH है वो अटैक जब करेगा आपकी कार्बोनिल ऑक्सीजन में, तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो आपका ये जो फ्यूरान रिंग है 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें देखो ये CH2OH बाहर है और ये वाला CH2OH बाहर है, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मान लो अगर ये जो OH है आपका, ये वाला जो OH है ये अटैक करेगा इसे, ठीक है, ये जो OH है ना बच्चों, ये अटैक करेगा इसको, इस वाले आपके कार्बोनिल कार्बन को, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। अच्छा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर 7 मेंबर क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है और यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो आपके जो मेंबर्स होंगे वो आपके 6 मेंबर 5 मेंबर ही बनेंगे। बट यहाँ पर अगर ये वाला जो अटैक करेगा इसको, तो आपके मेंबर सारे इसमें कंप्लीटली आ जाएंगे, है ना। इसमें जो है ये वाला मेंबर तो हमेशा बाहर ही रहेगा चेन के, है ना, ये बाहर ही रहेगा आपके रिंग के, ये हमेशा बाहर रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा रिंग जो बनना, है ना, ये हमेशा बाहर रहेगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए ये जो है ये दोनों इसके जो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 दोनों ही अटैक कर सकते हैं कार्बोनिल कार्बन पे और ये दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फ्यूरानोजो और पायरानोजो। बट मेनली जो स्ट्रक्चर इसका मोस्ट स्टेबल माना जाएगा वो होता है फ्यूरान रिंग। आपको ऐसे याद रख लेना कि जो फ्रक्टोज होता है आपको फ्यूरान के फॉर्म में मिलता है, फ्यूरान स्ट्रक्चर में ही मिलता है ना, तो उसमें याद हो जाएगा कि जो आपका ये जो कीटो हेक्सोसेस होते हैं वो हमेशा आपको फ्यूरान रिंग में पाए जाते हैं मोस्टली, मेनली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इन aqueous solution monosaccharides with 5 or 6 carbon atoms predominantly exist as cyclic ring structure formed by an intramolecular reaction between a carbonyl group and a hydroxyl group within the same molecule, ठीक है। ये चीज बता रहा है कि जो आपका इंट्रामोलिक्यूलर मतलब सेम मॉलिक्यूल जिसमें आपका कार्बन भी प्रेजेंट है और आपका वो जो OH है जो अटैक कर रहा है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में रिएक्शन होता है, ये वही चीज बता रहा है जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं आपके हेमी एसिटल्स और हेमी कीटल। हेमी एसिटल और हेमी कीटल क्या होते हैं, अगर आपका एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किसी एल्कोहल से, है ना, रिएक्ट कर रहा है किसी एल्कोहल से, जैसे कि ये एल्कोहल है OH और ये एल्डिहाइड, यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपका हेमी एसिटल बॉन्ड बनेगा, हेमी एसिटल फॉर्मेशन बोलेंगे इसे। तो जब एल्डिहाइड एल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा हेमी एसिटल, और जब आपका कीटोन ग्रुप एल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है तो वो बना लेगा हेमी कीटल ग्रुप, ठीक है। जैसे ये OH इसकी कीटोन ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये बन जाएगा हेमी कीटल, ठीक है। सो this reaction produces a hemiacetal for aldoses और hemiketal for ketosis ring structure, ठीक है। 5 और 6 membered ring are known respectively as furanosis and pyranosis। मैंने बताया कि 5 मेंबर को हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोसिस कह देते हैं, 6 मेंबर को हम कहते हैं पायरानोसिस। हेमिएसिटल कैसे बनते हैं, हेमिएसिटल बनते हैं एल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है एल्कोहल के साथ तो हेमिएसिटल का फॉर्मेशन होता है, और जब कीटोन ग्रुप रिएक्ट करता है आपके अल्कोहल के साथ तो हेमिकीटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, ओके। इसमें देखो ये वही स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ये है एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बन गया आपका हेमीएसिटल। ये है कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बन गया आपका हेमीकीटल। ये स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं आता एग्जाम में, बस ये पता होना चाहिए कि हेमीएसिटल कैसे बन रहा है और हेमीकीटल कैसे बन रहा है, ठीक है। अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको दोनों ही फॉर्म में देखने को मिलता है। हमने देखा कल लीनियर फॉर्म हमने देखा, आज हम साइक्लिक फॉर्म देख रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपको मोस्टली ये दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो साइक्लिक हो, ठीक है। अब देखिए जो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूरानोस, 5 मेंबर्ड रिंग को क्या कहते हैं हम, फ्यूरानोस। तो इसमें आते हैं आपकी
5 मेंबर रिंग फ्यूरानोस को हम क्या कहते हैं, ये 6 कार्बन वाला, तो इसके कहते हैं हम कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस एग्जांपल इज फ्रक्टोज, ठीक है। एंड मेंबर रिंग होते हैं फ्यूरानोस, जिसे हम कहते हैं फ्यूरानोस। फ्यूरानोस इज 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है कीटोहेक्सोसिस, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह ना आप इसको याद रखो सिर्फ कि जो एल्डोपेंटोजेस होते हैं, एल्डोपेंटोजेस जैसे कि राइबोस, तो जो एल्डोपेंटोजेस होते हैं, राइबोस होते हैं, ये आपके फ्यूरानोस भी बना सकते हैं, पैरानोस भी बना सकते हैं, बट मोस्टली ये आपके फ्यूरानोस रिंग बनाते हैं, है ना। मोस्टली क्या बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल इसका है फ्यूरानोस रिंग। एल्डोपेंटोजेस का मोस्ट स्टेबल है, मोस्टली ये फ्यूरानोस रिंग बनाते हैं। एल्डोहेक्सोजेस जो है ये मोस्टली पायरानोस रिंग बनाते हैं, ठीक है। एल्डोहेक्सोजेस जो है वो मोस्टली पायरानोस रिंग बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। और कीटोहेक्सोस, जो कीटोहेक्सोस होते हैं वो मोस्टली फ्यूरानोस रिंग बनाते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज, ठीक है। देखो, इसमें ये चीज याद रखना कि ये कीटोहेक्सोस और एल्डोपेंटोस जो है ना, ये दोनों ना दोनों ही रिंग बना सकते हैं, बट जो इसका मोस्ट स्टेबल रिंग कौन सा होता है, कीटोहेक्सोस के लिए होता है आपका फ्यूरानोस रिंग, और एल्डोपेंटोज के लिए होता है आपका फ्यूरानोस। तो ये दोनों के लिए फ्यूरानोस रिंग जो है ये मोस्ट स्टेबल माने गए हैं, और एल्डोहेक्सोस के लिए तो मोस्टली पायरानोस रिंग ही स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, जो भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब ये जुड़ते हैं, है ना, अब मोनोसेक्राइड आगे चल के ऑलिगोसेक्राइड बनाते हैं, सबको पता है, कल हमने देखा था। तो जब दो से ज्यादा, या 2 से 10 मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं, तो किस फॉर्म में जुड़ते हैं वो हमेशा आपके जुड़ते हैं साइक्लिक फॉर्म में, वो लीनियर फॉर्म में कभी भी नहीं जुड़ते आपस में। वो हमेशा किस फॉर्म में जुड़ेंगे, आपके साइक्लिक फॉर्म में जुड़ते हैं, ठीक है। सो monosaccharides always combine in cyclic form to make oligosaccharides, ठीक है। Only more than 4 carbon in aldehyde and more than 5 carbon in ketones can form cyclic structure। तो ये हमने अभी देखा ना कि 4 कार्बन और 5 कार्बन वाले ही जो आपके एल्डोज और कीटोज होते हैं वो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वही तो ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर ओलिगोसैकेराइड नहीं बना सकते। आप कभी देखिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को साइक्लिक फॉर्म में नहीं बना सकती, क्योंकि वो 3 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी आपका क्या साइक्लिक फॉर्म नहीं बना सकता, क्योंकि वो 3 कार्बन वाले होते हैं। तो हमेशा आपके 4 कार्बन या उससे ज्यादा, 5 कार्बन, 4 कार्बन या उससे ज्यादा के जो कार्बन नंबर वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपके शुगर्स होते हैं, है ना, वही आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वही ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेमी एसिडल और हेमी कीटल्स की। हम देख, मैंने बताया हेमी एसिडल कैसे बनते हैं, जब कोई एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल जो ग्रुप है वो अटैक कर रहा है आपका कार्बोनिल कार्बन पे, जो एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन पे उस पे अटैक कर रहा है हेमी एसिडल में। हेमी एसिडल मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल गिव्स हेमी एसिडल, मतलब एल्डिहाइड जो है रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, वहां पर वो बनाएगा हेमी एसिडल। अब ये बना लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, है ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपका नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद। ये कार्बोनिल कार्बन था ना, ये जो कार्बोनिल कार्बन था, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आने के बाद ये जो कार्बोनिल कार्बन था ये जनरेट हो गया नया कायरल सेंटर में, न्यू कायरल सेंटर यहाँ पर जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये कायरल सेंटर, न्यू कायरल सेंटर जनरेट होने के बाद ये जो है आपका बनाया 2 फॉर्म्स, ठीक है। 2 आपके डायस्टीरियो आइसोमर्स बनाएंगे। एक बनाया आपका, अच्छा इन दोनों को हमने कहा एनोमर्स, ठीक है। तो जब ये एनोमर की फॉर्म, अच्छा साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाना, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म को ही हम, साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही हम एनोमर कार्बन देखते हैं,
ठीक है। अगर वो लीनियर स्ट्रक्चर में होगा तो हम उसे एनोमेरिक कार्बन नहीं बोलेंगे। जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा तभी हम इस कार्बोनिल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर दो डायस्टीरियो आइसोमर्स बने। क्या? ये जो OH है, यहाँ पर जो OH ये रिएक्ट किया ना, ये OH रिएक्ट किया इसके साथ, तो यहाँ पर दो डायस्टीरियो आइसोमर्स बने। एक में OH जो है वो बिलो द प्लेन प्रेजेंट है और एक में OH जो है वो अबव द प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है। एक में OH जो है वो बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, एक में OH अबव द प्लेन प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस में हमने इसे दो नाम दिया। हमने यहाँ पर दो दो डायस्टीरियो आइसोमर्स बनाए। इसे कह दिया हमने अल्फा एनोमर और इसे हमने कह दिया बीटा एनोमर। जिसमें OH का पोजीशन बिलो द प्लेन है उसे हम कहेंगे अल्फा एनोमर। फॉर एल्डिहाइड, फॉर हेमी एसिडल्स, ठीक है, कीटोन के लिए अलग है इसका पोजीशन। पर हेमी एसिडल की बात करूं, एल्डिहाइड की बात करूं, तो जिसमें OH का पोजीशन डाउन द प्लेन, बिलो द प्लेन है, उसे हम कहेंगे अल्फा एनोमर। और जिसमें OH का पोजीशन अबव द प्लेन है उसे हम कह देते हैं बीटा एनोमर। ठीक है। तो ऐसे इस हिसाब से हमें दो डायस्टीरियो आइसोमर्स मिल गए, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, द carbonyl carbon of a monosaccharide unit which becomes a chiral center when sugar cyclizes to a hemiacetal or hemiketal is called anomeric carbon। हमने बताया कि जब ये जो कायरल सेंटर नया जनरेट हुआ ना, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, वही कायरल सेंटर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद उसे ही हमने कह दिया एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, इसे ही हमने क्या कह दिया, एनोमेरिक कार्बन। ठीक, इसमें हमने OH का पोजीशन देखा, यहाँ पर OH जो है डाउन द प्लेन है तो अल्फा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कह दिया अल्फा ग्लूकोज। इसे हम अल्फा डी ग्लूकोज भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो है, जब हम इसका लीनियर फॉर्म बनाते हैं तो जो आपका OH पोजीशन है वो आपका जो इसका जो कायरल का जो लास्ट फिफ्थ नंबर का जो फिफ्थ कार्बन का जो OH पोजीशन है वो आपको राइट साइड मिलेगा, तो हम इसे डी ग्लूकोज कहेंगे। ठीक, तो इसे हम अल्फा डी ग्लूकोज भी कह सकते हैं या फिर अल्फा ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो OH का पोजीशन अगर बिलो द प्लेन है तो अल्फा ग्लूकोज, OH का पोजीशन अबव द प्लेन है तो बीटा ग्लूकोज। ठीक, तो एक चीज याद रखना कि जो अल्फा और बीटा हम बोल रहे हैं ना, मैंने बताया कि एनोमर हमेशा आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही मिलेगा। अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर में एनोमर पोजीशन लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। वहां पर लीनियर स्ट्रक्चर में कभी भी आपको एनोमेरिक पोजीशन नहीं मिलता, वहां पर आपको डी या एल फॉर्म मिलेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही आपको एनोमेरिक पोजीशन मिलता है। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा ओनली रिटन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसे हम एनोमर्स कहते हैं, और डी एंड एल फॉर्म रिटन फॉर लीनियर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जब हम इस साइकिल ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कह देते हैं म्यूटर रोटेशन। आगे हम पढ़ेंगे म्यूटर रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब हम इसका इंटर कन्वर्जन करते हैं ना, जब ये इंटरचेंज होता है ना, तो अल्फा फॉर्म, जैसे मान लो अल्फा फॉर्म को बीटा फॉर्म में चेंज होना है, तो वो क्या करेगा, पहले अल्फा फॉर्म जो है अभी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर से पहले वो कन्वर्ट होता है लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो कन्वर्ट होगा आपका बीटा फॉर्म में। ठीक है, तो अल्फा फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होता है लीनियर स्ट्रक्चर में, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आपका बीटा फॉर्म में। और सेम फिर अगर बीटा से उसको अल्फा में जाना है तो बीटा से पहले वो लीनियर में जाएगा, लीनियर से फिर वो अल्फा में जाएगा। ठीक है, फिर हेमिकीटल्स की हम बात करें। हेमिकीटल्स में होता क्या, कीटोहेक्सोसिस, इन कीटोहेक्सोसिस जो फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस में जो C2 है ना, हमने देखा था ना अभी कि जो कीटोहेक्सोसिस उसमें जो C2 पोजीशन होता है वो होता है आपका एनोमेरिक कार्बन है। तो जो C2 है, C2 पोजीशन वो एनोमेरिक कार्बन है, वहां पर आपका कार्बोनिल कार्बन पाया जाता है ना, वहीं पर आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो C2 पोजीशन यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे CH2OH का पोजीशन देखेंगे। हमें यहाँ पर जब एनोमर फॉर्म निकालना है तो कीटोन्स में जो कीटो शुगर्स है उसमें हम देखेंगे CH2OH का पोजीशन। ठीक है, CH2OH का पोजीशन हम देखेंगे कार्बोनिल कार्बन में अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो मान लो अगर CH2OH जो है यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट हो जाएगा, वहां पे क्या था, एल्डिहाइड्स में क्या था, जब OH जो है OH का पोजीशन बिलो द प्लेन था तो बिलो द प्लेन में वो अल्फा फॉर्म था। ठीक है, बट यहाँ पर CH2OH अगर बिलो द प्लेन है
तो यहाँ पर ये होगा बीटा फॉर्म। और अगर CH2OH अबव द प्लेन है तो यहाँ पर होगा ये अल्फा फॉर्म। और वहां पर क्या था, OH जो है वो जब अबव द प्लेन था तो वो था बीटा फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर जब CH2OH जो है आपका अबव द प्लेन होगा तो वो होगा आपका अल्फा फॉर्म में, और CH2OH जब बिलो द प्लेन होगा तो वो होगा बीटा फॉर्म में, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ये हमने डी फ्रक्टोज बनाया। डी फ्रक्टोज का जो OH है, जो उसका 5th कार्बन का OH है, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये स्ट्रक्चर बनाएगा, ये CH2OH और ये वाला CH2OH आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब ये हो गए आपके एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर दो CH2OH अगर अबव द प्लेन होगा तो इसे हम कहेंगे अल्फा, CH2OH जो है बिलो द प्लेन होगा तो इसे हम कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन शुगर है, क्रिस्टलाइन शुगर मतलब उसे हमने डिसॉल्व नहीं किया है, वो हमारे पास क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्रिस्टल के फॉर्म में है तो वो होगा किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, है ना। क्रिस्टल फॉर्म में वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा। जब हम उसे डिसॉल्व कर देंगे H2 में तो वो अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब क्रिस्टलाइन शुगर हमने लिया, लीनियर फॉर्म में हमने लिया, ठीक है, हमने उसे डिसॉल्व किया H2O में। अब वो डिसॉल्व होने के बाद वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो फॉर्म में आया, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब वहां पर वो अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म से अल्फा फॉर्म, वो इंटरचेंज हो रहा था। तब तक वो अपना इंटरकन्वर्जन कर रहा था जब तक वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आ गया। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के बाद अपनी एक स्पेसिफिक रोटेशन के बाद वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो उसी ही उस फिनोमेना को हम कह देते हैं म्यूटा रोटेशन। तो देखो यहाँ पे लिखा है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट अकर्स ड्यू टू इक्विलिब्रियम शिफ्ट बिटवीन द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं एनोमराइजेशन और म्यूटा रोटेशन भी कहते हैं इसी, ठीक है। सो in aqueous solution, the interconversion of alpha and beta form. Aqueous solution में जब interconversion होता है अल्फा और बीटा फॉर्म का, ठीक है, where the open chain structure to give an equilibrium mixture, एक equilibrium point तक reach होने तक जो वहां पर interconversion होता है उसे हम कह देते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन को और क्या कहते हैं हम, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। एक इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है, उसमें चेंजेस अकर होती है, जैसे चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन दैट अकर्स व्हेन अल्फा एंड बीटा फॉर्म इज कन्वर्टेड टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स, ठीक है। वही चीज है कि अल्फा और बीटा आपस में इंटरचेंज होते हैं, वो इक्विलिब्रियम के आते तक वो इंटरचेंज होते हैं। जब वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है तो वो वहां पे स्टॉप हो जाते हैं। उस पूरे होल फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन होती है वहां पर, ऑप्टिकल रोटेशन होती है, ठीक। जो स्पेसिफिक रोटेशन दिया गया है डी ग्लूकोज के लिए, इसे याद रखना है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज आर। अल्फा के लिए स्पेसिफिक रोटेशन कितना दिया गया है, +112 डिग्रीज, और बीटा के लिए आपका स्पेसिफिक रोटेशन दिया गया है +19, या फिर आप उसको +18.7 भी बोल सकते हैं, या फिर ओवरऑल राउंड ऑफ करके आप +19 भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा के लिए दिया है +112 डिग्रीज और बीटा के लिए दिया है +19 डिग्रीज। +19 है आपके पाथफाइंडर की बुक में दिया, तो आप लोग इसे ही याद रखना, ठीक। +19 डिग्रीज जो है आपका बीटा एनोमर्स में होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है डी ग्लूकोज के लिए अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म का दिया गया है, अल्फा फॉर्म का दिया है +112 डिग्रीज एंड बीटा फॉर्म का दिया है +19 डिग्रीज, ठीक। अब हम बात करें अगर जब क्रिस्टलाइन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज डिसॉल्व किए जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो वो पहले लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। जब हम उसे H2O में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जो उसका स्पेसिफिक रोटेशन होगा सोल्यूशन का, वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएगा टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, और उसका इक्विलिब्रियम वैल्यू कितना आएगा, 52.7। क्या आएगा, 52.7। जैसे लीनियर फॉर्म था, लीनियर फॉर्म में उसका वैल्यू कुछ और था। जब हमने उसे वाटर में डाल दिया, है ना, जब हमने उसे वाटर में डाल दिया तो डिसॉल्व कर दिया, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो तुरंत शिफ्ट होगा ना, क्योंकि वो एक नेचर से दूसरे नेचर में आया। तो उसका जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन होगा उस ग्लूकोज का, तो वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएगा।
और वो शिफ्ट हो जाएगा एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पे जो आएगा +52.7 डिग्री। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ग्लूकोज का, ये कंटेन करते हैं अप्रॉक्स 37% ऑफ अल्फा फॉर्म एंड 63% ऑफ बीटा फॉर्म एंड लेस देन 1% ऑफ ओपन चेन फॉर्म्स। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना है इसमें, स्पेसिफिक रोटेशन याद रखना है। अल्फा फॉर्म का होता है +112 डिग्रीज, बीटा फॉर्म के लिए होता है +19 डिग्रीज। इसका जो इक्विलिब्रियम वैल्यू होता है वो होता है +52.7 डिग्री। जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे जो ग्लूकोज आ जाता है तो अल्फा फॉर्म इसका चेंज हो जाता है 37% पे, और 37% अल्फा फॉर्म बचता है और 63% बीटा फॉर्म बचता है, और साथ में 1% ओपन चेन फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिफरेंस देख लो आपको, एनोमर और एपिमर में क्या डिफरेंस था। हमने कल एपिमर कंप्लीट किया था, राइट। तो एनोमर और एपिमर में क्या डिफरेंस है, एनोमर जो है इसमें फंक्शनल जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें चेंजेस आते हैं। OH का पोजीशन ऊपर नीचे हो जाता है, CH2OH का पोजीशन ऊपर नीचे हो जाता है। एपिमर्स में केवल एक जो कायरल कार्बन है उसमें हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, उसके फंक्शनल ग्रुप में नहीं देखते, उसके केवल एक कायरल कार्बन में डिफरेंस देखते हैं एपिमर्स में। ठीक है, एनोमर्स में केवल फंक्शनल ग्रुप, ओनली फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है इसमें डिफरेंस आता है, और एपिमर्स में आपके कायरल कार्बन में, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं उसमें नहीं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो कायरल कार्बन प्रेजेंट है केवल एक जिसमें डिफरेंस प्रेजेंट है उसे हम देखते हैं। एनोमर्स जो है आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में देखने को मिलता है, और एपिमर्स आपको साइक्लिक में भी देखने को मिलेगा और एसाइक्लिक फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लीनियर फॉर्म, अच्छा नेक्स्ट हम ये चीजें देख लेते हैं। देखो, लीनियर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लीनियर फॉर्म को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, साइक्लिक फॉर्म को हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, और जो 3D साइक्लिक फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन पे ना मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको देख लो कि जैसे ये हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन से आपका चेयर कन्फर्मेशन हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, बस कुछ नहीं देखना है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन दे दिया चेयर कन्फर्मेशन का, तो इसमें आप हमेशा देखना ओ जो ओ पोजीशन है ना, यहाँ पर ओ का जो पोजीशन है उसे देखना। आपको मोस्टली ये देगा कि इसमें आपका एनोमेरिक कार्बन कौन सा है पूछेगा, तो जो ओ के सबसे करीब है, जो ओ के सबसे पास में है, वो आपका एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दे कि एनोमेरिक कार्बन फाइंड करो चेयर कन्फर्मेशन में, तो हमेशा देखना ये ओ का पोजीशन, ओ का पोजीशन अगर यहाँ दिया है तो उसकी जस्ट जो फर्स्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो फर्स्ट, अब जो देखो इसमें इसमें ओ के सामने जस्ट फर्स्ट वाले कार्बन पे ही आपका एनोमेरिक कार्बन होता है ना, तो इसे ही तो कन्वर्ट किया है। तो ओ के सामने ही, ओ के जस्ट पास में ही ये प्रेजेंट है, OH, सॉरी एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स की। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स ना ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं शुगर मॉलिक्यूल और नॉन शुगर मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग से। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल का हम कह देते हैं ग्लाइकोन। क्या कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल को, शुगर मॉलिक्यूल को हम कह देते हैं ग्लाइकोन, और ये बॉन्ड बनाते हैं नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे वैसे, ये बनाते हैं ग्लाइकोसिल बॉन्ड, है ना। तो शुगर, हमने ये चीज हमने पढ़ा है कि शुगर जहां भी इन्वॉल्व होता है वहां पर हमेशा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि जो ग्लाइकोसाइड्स है, और इसके नाम में भी लिखा है ना, इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होगा। तो ग्लाइकोसाइड्स जो है ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो चीजें हैं, शुगर मॉलिक्यूल और नॉन शुगर मॉलिक्यूल। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोन, एक को हम कहते हैं ए ग्लाइकोन। ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन जो है ये बॉन्ड बनाते हैं। इसका जो एनोमेरिक कार्बन है ना, ये अपने एनोमेरिक कार्बन से, इसके पास जो एनोमेरिक कार्बन है मतलब जो इसका फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है, वो इस नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ, अब ये नॉन शुगर मॉलिक्यूल तो इसके पास एनोमेरिक कार्बन नहीं होगा, जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके पास एनोमेरिक कार्बन है। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ग्लाइकोन जो है, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोसाइड का, ये एग्जाम्प्लीफाई करता है एसिटल फॉर्मेशन को। एसिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पर जो हेमी एसिटल ग्रुप है, हेमी एसिड कैसे बना था,
हेमी एसिटिल बना था आपका एल्डिहाइड और अल्कोहल के रिएक्शन से। तो हेमी एसिटिल ग्रुप जो है ग्लाइकॉन का जो हेमी एसिटिल ग्रुप होता है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ए ग्लाइकॉन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या करता है। इसका क्या ले लिया हमने, हेमी एसिटिल ग्रुप, और इसका क्या ले लिया हमने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हेमी एसिटिल ग्रुप और जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है आपका ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन एसिटिल फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लाइकोसाइड का जो फॉर्मेशन एसिटिल फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पर हेमी एसिटाइल ग्रुप जो है ग्लाइकोन का वो रिएक्ट करता है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ए ग्लाइकोन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, ये है हेमी एसिटाइल रिएक्ट किया अल्कोहल के साथ, यहाँ पर बना लिया एसिटाइल और वो साथ में H2O को रिलीज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। दे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ए ग्लाइकॉन यूनिट एंड टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी ही तो हमने अभी पढ़ा ना कि ये कंपाउंड किससे बनते हैं। एक ग्लाइकॉन यूनिट चाहिए होता है, इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल चाहिए होता है, एक ए ग्लाइकॉन यूनिट चाहिए होता है, एक मतलब एक ग्लाइकॉन यूनिट मतलब नॉन शुगर मॉलिक्यूल चाहिए होता है, और वो आपस में अपने एनोमेरिक कार्बन से जो एनोमेरिक कार्बन जो शुगर मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन जो है वो नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी के बेसिस पे तो अब हम इसे क्लासिफाई करेंगे ना, ए ग्लाइकोन यूनिट और टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसको हम उसको हम नाम कैसे देते हैं, उसके ग्लाइकोन यूनिट के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। ठीक है, जो हेमी एसिटिल ग्रुप प्रोवाइड करता है। मान लो अगर ग्लाइकोन यूनिट आपका ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज एक शुगर है ना, तो शुगर मॉलिक्यूल में मान लो आपका एक हमने रख दिया ग्लूकोज। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, तो ये जो ग्लूकोज है अब इसका रिजल्टिंग मॉलिक्यूल क्या होगा, इसे हम कहेंगे ग्लूकोसाइड। मान लो अगर आपका ग्लाइकोन यूनिट ग्लाइकोसाइड है या गैलेक्टोस है, सॉरी 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 ग्लाइकोन यूनिट अगर आपका गैलेक्टोस है तो वहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पर बन जाएगा आपका गैलेक्टोसाइड। ठीक, अब इसकी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड की टाइप पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं तीन टाइप में, ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड और एस ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये हमने देखा था कि ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, है ना। हमने न्यूक्लिक एसिड में देखा था एन और सी सॉरी ओ एन एन ओ देखा था हमने। तो वैसे ही यहाँ पर जहां भी जो भी एटम इन्वॉल्व होता है उस एटम से रिलेटेड आपका ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का नाम पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ओ एटम इन्वॉल्व है तो ओ ग्लाइकोसिलिक, जहां पर सी के साथ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा तो उसे हम कहेंगे सी ग्लाइकोसाइड, जहां पर एस एटम के साथ अगर कोई ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम कहेंगे एस ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड का एक एग्जांपल है ओवाबीन। ओवाबेन ओवाबेन जो है ये इनहिबिट करता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ये ओवाबेन जो है ये एक ग्लाइकोसाइड है जो इनहिबिट करता है ना, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, तो इसकी एक्टिविटी को भी ये ओवापेन जो है वो इनहिबिट कर देता है ना। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ये ना हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब ये सब चीजें कवर करेंगे। ठीक, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो कि ये क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है ओवापेन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन की एक्टिविटी को भी ये वो एक एंटीबायोटिक है तो उसके रोल को वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम याद रखते हैं। अच्छा, अभी हम आगे के जो डेरिवेटिव्स हैं उसको याद रखने से पहले आप लोग को ये जो सीक्वेंस मैंने दिया है उसको ना याद करिए। सबसे पहले आएगा CO2, CO2 के नीचे लिखना आपका जो क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे आपका आएगा शुगर, CH और सी डबल बॉन्ड O, ये शुगर है ना, फंक्शनल ग्रुप है देखो एल्डिहाइड, एल्डो शुगर, कीटो शुगर। फिर आएगा OH और फिर आएगा आपका हाइड्रोकार्बन। तो जब हम इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन होगा, और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। इस सीक्वेंस का आप याद रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो CO2 जब रिड्यूस होगा, CO2 रिड्यूस होकर क्या बनेगा, COOH, फिर COOH रिड्यूस होकर क्या बनेगा आपका शुगर्स बनेगा, फिर शुगर रिड्यूस होकर आपका एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। वैसे ही इसको ऑक्सीडाइज करना है तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, एल्कोहल, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा आपका शुगर, शुगर ऑक्सीडाइज होकर बनेगा
आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होके बनेगा CO2, ठीक है। तो जो हमने ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो हमने सीक्वेंस देखा, इससे हम नया डेरिवेटिव पढ़ेंगे शुगर एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे शुगर एसिड्स। तो शुगर एसिड्स कैसे बनेंगे यहाँ पर देखें, जो आपका ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। शुगर एसिड का फॉर्मेशन कैसे, शुगर का एसिड में फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये शुगर है CHO C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जब इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, आपका एसिड बना रहा है। तो हमें क्या बनाना है, शुगर एसिड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, शुगर का ऑक्सीडेशन करेंगे, जब ऑक्सीडेशन करेंगे शुगर का तो ये क्या बना लेगा, आपका शुगर एसिड, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास एक ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब शुगर एसिड है ना, हम इसमें 3 टाइप के शुगर एसिड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये आपका स्ट्रक्चर दिया है, इसमें सबसे पहला प्रेजेंट है आपका शुगर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप। लास्ट आपके पास है CH2OH ग्रुप, ठीक है। अब हम इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या बनेगा, ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके ये बना लेगा COOH एसिडिक ग्रुप। ये देखो CHO, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर हमने बना लिया COH। तो जब फर्स्ट जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, जब हम एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं और हम इस शुगर एसिड का शुगर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड। जब आपका जो सिर्फ फर्स्ट जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वही कन्वर्ट होता है, वही ऑक्सीडाइज होता है आपके एसिडिक ग्रुप बनाने के लिए, तो हम इसे कह देते हैं एल्डोनिक एसिड। क्या कह देते हैं, एल्डोनिक एसिड। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ हमने इस पोजीशन को, जो आपका फर्स्ट एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है उसे हमने ऑक्सीडाइज कराया और ये बना लिया आपका COOH। हमने इसे कह दिया ग्लूकोनिक एसिड, पहले था डी ग्लूकोज, अब ये क्या हो गया, डी ग्लूकोनिक एसिड। हम इसे कह देते हैं एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक एसिड में क्या होता है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने फर्स्ट करवा दिया, अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, तो जो CH2OH है, ठीक है, इसको हम ऑक्सीडाइज करा के C डबल OH, है ना, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा। अभी जब जो लास्ट जो आपका जो लास्ट एल्कोहलिक ग्रुप है ना, ये जो लास्ट एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम इसे कह देते हैं यूरोनिक एसिड। जो टर्मिनल OH ग्रुप है, टर्मिनल लास्ट जो OH ग्रुप है, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका COOH का फॉर्मेशन करेगा और इसे हम कह देते हैं आपका यूरोनिक एसिड। क्या कह देते हैं, यूरोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका यूरोनिक एसिड बन गया। तो इसे हम कह देंगे डी ग्लूको यूरोनिक एसिड, ठीक है। जब फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा था, फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हम इसे एल्डेनिक एसिड कहते हैं, डी ग्लूकैनिक एसिड। जब लास्ट टर्मिनल CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हम इसे दिस इज ग्लूको यूरोनिक एसिड कहते हैं, यूरोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब हमने अभी हमने एक एक को लिया था, ठीक है। अब मान लो हमने ये दोनों को ही एक साथ ऑक्सीडाइज करवा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया दोनों का, तो क्या होगा, जब हम इसके फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप को भी ऑक्सीडेशन कराएंगे, साथ में इसके CH2OH जो लास्ट प्राइमरी अल्कोहल है इसको भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे दोनों का। तो जब ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा एल्डेरिक एसिड, ठीक है, डी ग्लूकैरिक एसिड कहेंगे इसे हम, ठीक। तो इसमें हमने क्या पता चला कि 3 टाइप के शुगर एसिड्स होते हैं, एल्डोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड और एल्डेरिक एसिड, ठीक है। एल्डोनिक एसिड मतलब जो फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, यूरोनिक एसिड मतलब जो टर्मिनल जो OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा, एल्डेरिक एसिड मतलब जो दोनों ही एल्डिहाइड और जो टर्मिनल OH ग्रुप है वो दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे,
नेक्स्ट हम बात करेंगे शुगर एल्कोहल की। शुगर एल्कोहल कैसे बने, देखो जो आपका अब शुगर एल्कोहल में सिर्फ एक जो पोजीशन है इसमें चेंजेस आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये जो CHO है, ये CHO हमें बनाना है एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट कब हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, है ना, इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो आपका CHO ग्रुप है इसमें रिडक्शन होगा और ये बन जाएगा आपका शुगर एल्कोहल। ठीक है, तो CHO में रिडक्शन होगा, ये बन जाएगा आपका CH2OH। क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप ऐड हो गया। ठीक, तो उसे हम कह देते हैं शुगर एल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसका कुछ थ्योरी देख लो। कार्बोनिल ग्रुप्स इन एल्डोसिस और कीटोसिस रिड्यूस टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म शुगर एल्कोहल। हमने देखा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डोसिस और कीटोसिस है, ये रिड्यूस होते हैं टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म शुगर एल्कोहल। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, ये जो है एल्डिहाइड जो कार्बोनिल, इसी तो हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं ना, तो इसका रिडक्शन हो रहा है तभी तो आपका शुगर एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, शुगर एल्कोहल्स आर डेजिग्नेटेड बाय द एडिशन ऑफ आइटॉल। ठीक है, इसका जो नाम हम रखते हैं शुगर एल्कोहल के, उसमें हम जो आपका सफिक्स नेम रहता है वो होता है आइटॉल। ठीक है, विद द नेम ऑफ द पेरेंट शुगर, सामने उसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, पेरेंट शुगर का नाम। द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज और जाइलोस। अब जो ग्लूकोज और जाइलोस है, ग्लूकोज और जाइलोस का जो कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब जो उसका C1 जो एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है, तो ग्लूकोज को जब हम शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम दे देते हैं हम सॉर्बिटॉल। इसमें आइटॉल आया ना, सॉर्बिटॉल कहते हैं हम। जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है शुगर एल्कोहल में तो ग्लूकोज का जो शुगर एल्कोहल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सॉर्बिटॉल, और जाइलोस का जो फॉर्म होता है, शुगर एल्कोहल फॉर्म होता है, उसे हम कह देते हैं जाइलिटॉल। ठीक है, शुगर एल्कोहल्स जो होते हैं ये लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। शुगर एल्कोहल्स जो है वो क्या होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये साइक्लाइज नहीं हो सकते। जब ये एल्डोस के फॉर्म में होते हैं ना तो ये साइक्लाइज नहीं नहीं हो सकते, मतलब जब ये शुगर एल्कोहल बन जाते हैं तो ये साइक्लाइज नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो शुगर एल्कोहल्स है ये अपने साइक्लिक फॉर्म में नहीं बन सकते। ठीक है, ये हम देखेंगे बाद आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अमीनो शुगर्स क्या होते हैं। अमीनो शुगर नाम में पता चल रहा है अमीनो ग्रुप जुड़ा है इसमें। ठीक है, तो अमीनो शुगर में क्या होता है, जो OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, जो आपका शुगर में, देखो ये जो शुगर है इसके यहाँ पर हमेशा OH प्रेजेंट होता है, तो ये OH जो है रिप्लेस हो जाता है अमीनो ग्रुप से, तो इसे हम इसलिए कह देते हैं आपका अमीनो शुगर। तो OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है आपके अमीनो या फिर एसिटाइल अमीनो ग्रुप से। ठीक है, एसिटाइल अमीनो ग्रुप से या फिर अमीनो ग्रुप से वो रिप्लेस हो जाता है, इसलिए हम इसे कह देते हैं अमीनो शुगर। 3 टाइप के आपको अमीनो शुगर्स कॉमनली आपको नेचर में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, डी ग्लूकोसामाइन, डी मैनोसामाइन, डी गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ये ग्लूकोसामाइन डेरिवेटिव है जो पार्ट है बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉलीमर्स के। हम आगे अभी जब हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे ना, इसमें पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे तो वहां पर हम बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वहां पर नाम और नैग आएगा, तो वहां पर हम उसे अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो जो नैग है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन, ये ग्लूकोसामाइन डेरिवेटिव है जो पार्ट होता है बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉलीमर्स का, इंक्लूडिंग दोस ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल, लिखा है पेप्टिडोग्लाइकेन। Bacterial cell wall also contain a derivative of glucosamine, N-acetylmuramic acid, in which lactic acid is ether linked to oxygen at C3 of N-acetyl। तो हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरियल सेल वॉल में जो है हम पढ़ेंगे आगे N-acetyl और नाम और नेक की, है ना। बैक्टीरियल सेल वॉल ऑल्सो कंटेन अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोसामाइन, N-acetylmuramic acid, NAM, in which lactic acid is ether linked to oxygen at C3 of N-acetyl glucosamine। ये सब हम पढ़ेंगे ना जब नाम और नाइक वाला कॉन्सेप्ट पेप्टिडोग्लाइकेन पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अच्छा मैं बता देती हूँ हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है पाथफाइंडर के बुक में। हमने ये साइक्लिक फॉर्म कंप्लीट कर लिया, ये पेज पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देख लिए, अमीनो शुगर्स देख लिया, शुगर एल्कोहल देख लिया, शुगर एसिड्स देख लिया। कल हमने डाइसैकेराइड्स स्टार्ट करने हैं। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। भाई आप लोग देखो, मेरे चैनल पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, लाइक बिल्कुल नहीं आ रहे, तो प्लीज यार आप लोग लाइक भी कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और देखो, पाथ फाइंडर इतना फ्री कंटेंट में आप लोगों को पूरा पाथ फाइंडर में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज 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 आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। क्या है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, और मैं उसमें और अपना 200% देकर रहूंगी, क्योंकि मैं भी साथ में पढ़ रही हूँ। साथ में पढ़ने के साथ साथ मैं इस चीज के लिए, मतलब अपने वीडियोस के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, है ना। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम कोशिश करेंगे, कल 2 लेक्चर में मैं 2 लेक्चर अपलोड कर दूँ, और 2 लेक्चर में, आगे 2 लेक्चर में ये कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।